हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ कि आप फिट, फाइन एंड हेल्दी होंगे। हम कंटिन्यू कर रहे हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 2, फेडरलिज्म, और इसकी हम एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर, और हमने वहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स देखे थे: फेडरलिज्म, फेडरेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इस वीडियो में जो पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर है, इसमें हम देखने वाले हैं व्हाट इज फेडरलिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Let us get back to the contrast between Belgium and Sri Lanka that we saw in the last chapter. तो जब हम लास्ट चैप्टर की बात करें तो हम पावर शेयरिंग वाले चैप्टर की बात कर रहे हैं, और हमने वहां पर देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका ने जिस तरह से अपने एथनिक डाइवर्सिटी को टैकल करने की कोशिश की, वो बहुत ही अलग था। बेल्जियम ने एक पॉलिसी अपनाई जिसको हम लोग कहते हैं पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन, और इस पॉलिसी के तहत उन्होंने वहाँ पर जितने भी एथनिक ग्रुप्स थे उनके नीड्स एंड रिक्वायरमेंट को समझा, और उन्हें लगा कि उनको पावर शेयरिंग करना चाहिए। और जब उन लोगों ने पावर शेयरिंग किया तो वहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे एथनिक ग्रुप्स के बीच में, वो कम हो गया, और वो देश एक बहुत ही पीसफुल देश बन गया। क्या बात है। वहीं पर श्रीलंका के केस में हम देखेंगे कि उन लोगों ने एक पॉलिसी को अपनाया जिसे कहते हैं पॉलिसी ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म। इस पॉलिसी के तहत उन लोगों ने क्या किया? इस पॉलिसी के तहत उन लोगों ने ये किया कि जो वहाँ पर मेजॉरिटी कम्युनिटी थी, जो सिन्हला कम्युनिटी थी, उनके नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स पे तो ध्यान दिया गया, लेकिन वहीं पर जो तमिल लोग थे, जो तमिल स्पीकर्स थे, उनके नीड्स और रिक्वायरमेंट को ध्यान नहीं दिया गया, उनको दरकिनार कर दिया गया। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और इसी की वजह से श्रीलंका में सिविल वॉर हो जाएगा। You would recall that one of the key changes made in the Constitution of Belgium was to reduce the power of the central government and gave these powers to the regional governments. तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेंज जो किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम ने, वो क्या किया? वो ये किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बहुत सारे पावर्स थे वो इन लोगों ने रीजनल गवर्नमेंट्स को दे दिए, यानी कि यहाँ पर इन लोगों ने डिवीजन ऑफ पावर किया। रीजनल गवर्नमेंट्स existed in Belgium even earlier. They had their rules and powers, but all these powers were given to these governments and could be withdrawn by the central government. तो जब हम बेल्जियम की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट थी और वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी थी, लेकिन इनके बीच में पावर शेयरिंग नहीं हो रहा था, यानी कि उन लोगों ने डिवीजन ऑफ पावर नहीं किया था। होता ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दिया करती थी और उन पावर्स को वापस भी ले लिया जाता था, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास अपनी कोई इंडिपेंडेंस नहीं थी, अपने पास कोई पावर नहीं थी। सेंट्रल गवर्नमेंट को जब मन करता वो स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दिया करते थे, और जब मन करता उनसे वो पावर्स को छीन लिया जाता था। Oh shit! No! It is possible, it is possible! The changes that took place in 1993 was that the regional governments were given constitutional power that were no longer dependent on the central government. तो 1993 में बेल्जियम में एक बहुत बड़ा चेंज होगा। कौन सा चेंज होगा वहाँ पर? कि जो रीजनल गवर्नमेंट्स रहेंगे, इन रीजनल गवर्नमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिया जाएगा, और जब इनको ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दिए जाएंगे तो ये जो रीजनल गवर्नमेंट्स हैं, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि ये पावर अब उनसे वापस नहीं लिया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर्स गारंटी कर दिए किसको? रीजनल गवर्नमेंट्स को, कि आपके पास ये पावर रहेंगे और अब आप सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि ऐसा देखने में आया था कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट्स कुछ पावर देती थी रीजनल गवर्नमेंट्स को और वापस ले लेते थे, तो रीजनल गवर्नमेंट्स वर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट।
अब क्योंकि ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया, तो इसकी वजह से क्या होगा कि अब रीजनल गवर्नमेंट्स के पास अपने पावर होंगे एंड दे वर नॉट डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट. Thus, Belgium shifted from a unitary to a federal form of government. तो हम देखेंगे कि 1993 में बेल्जियम एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तब्दील हो जाएगी. श्रीलंका continues to be, for all practical purposes, a unitary government where the national government has all the powers. तो श्रीलंका क्या रहेगी? श्रीलंका एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ही रह जाएगी, वहां पर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होगा और ये सारे के सारे पावर्स नेशनल गवर्नमेंट के पास होगी. तमिल लीडर्स वांटेड श्रीलंका टू बिकम ए फेडरल सिस्टम. वहां के जो तमिल लीडर्स थे, जिन लोगों ने तमिल ईलम की डिमांड की थी, वो लोग चाहते थे कि श्रीलंका एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बने या वहां पर एक फेडरल सिस्टम बने जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो और स्टेट गवर्नमेंट भी हो और दोनों के पास अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स रहें और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट्स पे डिपेंडेंट ना हो. फेडरलिज्म इज a system of government in which power is divided between a central authority and various constituent units of the country. तो फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर पावर को डिवाइड किया जाता है. किसके बीच में? सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी और इसके वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, यानी कि जो अदर गवर्नमेंट्स है वहां पर, उनके बीच में डिवाइड किया जाता है. इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि कहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और कोई थर्ड टीयर गवर्नमेंट है. हो सकता है कि वहां पर फोर्थ टीयर गवर्नमेंट भी हो. तो फेडरलिज्म में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लिया जाता है, वो अलग अलग यूनिट्स को, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को दिया जाता है. यूजुअली ए फेडरेशन हैज टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. तो अगर हम यूजुअली देखें, इन जनरल देखें, तो फेडरेशंस में हमारे पास दो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं. जनरली ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. वन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी लॉज है वो बनाती है या उन सब्जेक्ट्स पे वो काम करती है. अच्छा. The others are governments at the level of provinces or states that look after much of the day-to-day administering of their states. तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स होती है, ये अपने डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को देखती है कि अपने राज्य को किस तरह से चलाया जाए. Both these levels of governments enjoy their power independent of other. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपने पावर्स होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होती है कि वो किस तरह से काम करे. उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट्स के पास अपनी इंडिपेंडेंस होती है, अपने पावर्स होते हैं और वो अपने हिसाब से अपने राज्य को चलाती है, उसकी कानून व्यवस्था की देखभाल करती है, लॉज बनाती है और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को संभालती है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने इंडिपेंडेंट पावर्स होते हैं. इन दिस सेंस फेडरेशंस आर कॉन्ट्रास्टेड विथ यूनिटरी गवर्नमेंट. Under the unitary system, either there is only one level of government or the sub-units are subordinate to the central government. तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये होता है कि वहाँ पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और हो सकता है कि वहाँ पर सब यूनिट्स हों. सब यूनिट्स का मतलब वहाँ पर डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है. तो ये सेकंड टीयर की बात करें हम लोग कि यहाँ पर और एक गवर्नमेंट है, यहाँ पर और एक गवर्नमेंट है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट टॉप में है और ये अलग अलग सब यूनिट्स है, यानी कि यहाँ पर सेकंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है. लेकिन होता क्या यहाँ पर? द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और टू द लोकल गवर्नमेंट. ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? होती तो यहाँ पर दो टीयर्स हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारे पावर्स होते हैं. ये पावर्स स्टेट गवर्नमेंट्स को नहीं दिया जाता और कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट्स कुछ पावर देती है और वापस भी ले लेती है. तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारा कामकाज संभालती है. कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट्स जो लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स है उनको पावर देती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन पावर्स को वापस ले लिया जाता है. इन ए फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट
cannot order the state government to do something. जब हम फेडरल सिस्टम की बात करें तो वहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं कर सकती कि तुम्हें ऐसा करना है. और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है. State government has power of its own for which it is not answerable to the central government. तो स्टेट गवर्नमेंट्स को जो पावर दिए जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपने राज्यों को चलाती है और उससे सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं कि वो इस तरह से अपने राज्य को क्यों चला रहे हैं. बोथ दीज गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल. इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बंदा है जिसका नाम है टिंकू. ओके. और इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के कानून लागू होते हैं. तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून भी लागू होता है, स्टेट गवर्नमेंट का कानून भी लागू होता है. अगर ये बंदा खुश नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के काम से तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब मांगेगा. अगर ये बंदा खुश नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के काम से तो ये स्टेट गवर्नमेंट से जवाब मांगेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बंदे को जवाब देना है और स्टेट गवर्नमेंट को भी इस बंदे को जवाब देना है. आइए अब इस मैप को देखते हैं. ये वर्ल्ड का मैप है और देखते हैं कि नीचे क्या लिखा है. दो ओनली 25 ऑफ द वर्ल्ड्स 193 कंट्रीज हैव फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम्स. तो हम देखेंगे कि आउट ऑफ 193 कंट्रीज सिर्फ 25 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है, यानी कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं उनके बीच में पावर का डिवीजन होता है. Their citizens make up 40% of the world's population. Most of the large countries of the world are federations. ज़्यादातर large countries, ज़्यादातर बड़े countries क्या हैं? Federations हैं. Can you notice an exception to this rule in this map? तो क्या यहाँ पर हम कुछ इस तरह का अपवाद देख सकते हैं? एक बहुत बड़ा कंट्री है लेकिन वो फेडरेशन नहीं है. तो यस, यहाँ पर चाइना है. चाइना एक बहुत ही बड़ी कंट्री है लेकिन वहां पर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है. कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? वो एक फेडरेशन नहीं है. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द 7 की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 7 की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. अब हम फेडरलिज्म के 7 की फीचर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. So the feature number 1, there are 2 or more levels or tiers of government. तो एक फेडरल स्ट्रक्चर में हमें 2 या उससे अधिक लेवल्स या टीयर्स दिखाई पड़ेंगे. अगर हम इंडिया और बेल्जियम में डिफरेंट टीयर्स की बात करें तो हमें इन दोनों कंट्रीज में 3 टीयर्स दिखाई पड़ेंगे, टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3. इंडिया में टीयर 1 को ही हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, टीयर 2 को हम लोग स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं और टीयर 3 को हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं. बेल्जियम के फर्स्ट टीयर को हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, सेकेंड टीयर को हम लोग स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं और थर्ड टीयर को हम लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं. तो एक फेडरल स्ट्रक्चर में 2 या उससे अधिक टीयर्स होते हैं. नाउ लेट्स लुक एट फीचर नंबर 2. डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration. तो ये पॉइंट क्या कह रहा है कि different tiers of government govern the same citizens. तो मान लो कि हमारे पास में ये एक सिटीजन है और इस सिटीजन का नाम हमने रख दिया टिंकू. अब हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है और हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट है. अब इस टिंकू के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम भी लागू होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के नियम भी लागू होते हैं. और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट भी होता तो उसके भी नियम और कानून किसके ऊपर लागू होंगे? टिंकू के ऊपर होंगे. यानी कि डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन. सिटीजन तो एक ही है लेकिन इनके ऊपर
अलग अलग टीयर्स के अलग अलग कानून लागू होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं ये जो वर्ड है जुरिस्डिक्शन, इसका मीनिंग क्या है। देखते हैं यहाँ पर जुरिस्डिक्शन के बारे में क्या लिखा गया है। जुरिस्डिक्शन, द एरिया ओवर विच समवन हैज लीगल ऑथोरिटी। तो जुरिस्डिक्शन की जब हम बात करें तो बात करते हैं कि किसी भी एरिया में क्या किसी की लीगल ऑथोरिटी है। इसको हम दो तरीके से समझेंगे। द एरिया में बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, ये फर्स्ट क्राइटेरिया है, और इन टर्म्स ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, तो ये सेकेंड अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग को यहां से समझते हैं। ये क्या बोल रहा है, टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। तो अगर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक बहुत बड़े इलाके को क्या करती है, गवर्न करती है, या इसके नियम यहाँ पर लागू होते हैं। वहीं पर अगर हम लोग स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट के जो नियम और कानून हैं वो एक स्मॉल स्टेट, इस केस में हमने यहाँ पर महाराष्ट्र का मैप दिया है। इसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो भी कानून बनाएगी वो महाराष्ट्र स्टेट तक ही लागू होगी। तो यहाँ पर इसका एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन कम है, वहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए कानून बनाती है, तो इसलिए इसका जो ज्योग्राफिकल स्कोप है ये ज़्यादा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक बड़े से इलाके के लिए कानून बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने स्पेसिफिक स्टेट्स के लिए ही कानून बनाती है। तो हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज जुरिस्डिक्शन ओवर द एंटायर इंडिया, ये पूरे इंडिया में इसके कानून लागू होंगे। एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज जुरिस्डिक्शन over specific states, and in this case it is Maharashtra. यही नहीं, अभी और सुनिए। आते हैं अब हम दूसरे पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं, और ये दूसरा पॉइंट है सब्जेक्ट्स। तो इसको इस तरह से समझते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है और हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंस, बैंकिंग, इन सब सब्जेक्ट्स पे कानून बना सकती है, या इन विषयों पे वो कानून बना सकती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स इन एरियाज पे कानून नहीं बना सकती, इन सब्जेक्ट्स पे कानून नहीं बना सकती। उसी तरह से स्टेट्स जो है ये पुलिस या ट्रेड, इनके ऊपर कानून बना सकती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इन विषयों पे कानून नहीं बना सकती। तो हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की कि जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है। जुरिस्डिक्शन का मतलब हम लोग ज्योग्राफिकल बाउंड्री के हिसाब से समझते हैं और सब्जेक्ट्स के हिसाब से समझते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स लुक एट फीचर नंबर 3, द जुरिस्डिक्शंस ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल्स और टियर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो जुरिस्डिक्शन है डिफरेंट टियर्स का वो कहाँ पर लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों लिखा गया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन is the supreme law book of the country. So the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. तो ये जो भी ऑथोरिटी है डिफरेंट टीयर्स की, ये बहुत ही क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है, इसीलिए उसको गारंटी मिल जाती है, उस टीयर ऑफ गवर्नमेंट को गारंटी मिलती है कि क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है तो इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हो सकती कि उनके पास क्या अथॉरिटी है। इसलिए वो बहुत आसानी से अपना काम कर सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स। तो वो किसी के दबाव में, किसी के सबऑर्डिनेशन में काम नहीं करेंगे, वो आराम से अपने हिसाब से उनको जो करना चाहिए वो करेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे वो राइट्स गारंटी किए हैं, वो अथॉरिटीज गारंटी किए हैं। लेट्स कम टू फीचर नंबर 4, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैनॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो जब हम फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, अगर उसको हम चेंज करने की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट कभी चेंज नहीं कर सकती है। अगर उसे चेंज करना है तो दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की सहमति चाहिए। तो चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो जब हम यहाँ पर चेंजेस की बात करते हैं
तो हम बेसिकली यहाँ पर बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स 3 तरीके से किए जाते हैं। मैंने यहाँ पर 2 प्रोसेस लिखे हैं और ये दोनों प्रोसेस को भी हम बहुत ही डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। इस पॉइंट नंबर 4 के हिसाब से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर यूनिलैटरली चेंज करने का क्या मतलब है और यहाँ पर दोनों लेवल्स के कंसेंट का मतलब क्या है। तो पहला केस में हम लोग देखेंगे कि अगर कोई एक नॉर्मल ऑर्डिनरी प्रोविजन है जिसको हमें चेंज करना है तो वो किस तरह से चेंज होता है, और जब फंडामेंटल प्रोविजंस को चेंज करने की बात होती है तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस तरह से किया जाता है। तो हमने यहाँ पर लिखा है हाउस नंबर 1 एंड हाउस नंबर 2। जब हम हाउस नंबर 1 और हाउस नंबर 2 की बात करते हैं तो हम बेसिकली यहाँ पर लोकसभा या राज्यसभा की बात करते हैं और हम यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो ये दोनों किसको दर्शाती है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर कोई ऑर्डिनरी प्रोविजन है तो उसे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्या कर सकती है, पास कर सकती है। उसे सेकेंड टियर ऑफ गवर्नमेंट से परमिशन लेने या उसकी सहमति लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जनरली क्या होता है ऑर्डिनरी प्रोविजंस के केस में कि हाउस नंबर 1 में उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पर बिल को इंट्रोड्यूस करने के बाद यहाँ पर डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते हैं उस बिल को लेकर। फिर यहाँ पर वोटिंग होती है। वोटिंग होने के बाद अगर ये पास हो गया तो ये चले जाएगी सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में भी यहाँ पर डिबेट्स एंड डिस्कशंस होंगे। फिर यहाँ पर वोटिंग होगी। अगर वोटिंग में ये पास हो गया तो ये अब चले जाएगा किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट इस पे साइन करेंगे और इसके बाद ये एक्ट बन जाएगी। मैंने यहाँ पर सिर्फ लिखा है वोटिंग में पास हो गया है। ये मैंने नहीं लिखा है कि वहाँ पर वोटिंग किस तरह से हो रही, क्योंकि वोटिंग भी अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो हम उस कॉम्प्लेक्स वे को यहाँ पर नहीं समझेंगे, हम सिंपल वे में समझेंगे यहाँ पर चीज़ों को। तो जब ऑर्डिनरी प्रोविजंस होते हैं सिर्फ पार्लियामेंट के ही दोनों हाउस मिलकर उस पर्टिकुलर बिल को क्या कर सकते हैं कि पास करके उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ हमें स्टेट गवर्नमेंट्स की भी सहमति लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये कैसे होगा, अगर मान लीजिए कि जो बिल है इसको हमने हाउस नंबर 1 में इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर डिबेट्स एंड डिस्कशंस होंगे इसी बिल को लेकर। इसके बाद यहाँ पर वोटिंग होगी। वोटिंग से अगर ये पास हो गया तो ये चले जाएगा हाउस नंबर 2 में। यहाँ पर भी डिबेट्स एंड डिस्कशंस होंगे। उसके बाद यहाँ पर भी वोटिंग होगी। यहाँ से अगर ये पास हो गया तो ये चले जाएगा स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, यानी कि स्टेट के विधानसभा में चले जाएगा। यहाँ पर भी डिबेट्स एंड डिस्कशंस होंगे। फिर यहाँ पर भी वोटिंग होगी और अगर 50% से ज़्यादा स्टेट्स ने इसे पास कर दिया, अगर 50% से ज़्यादा स्टेट्स ने इसे पास कर दिया तो ये चले जाएगा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट इसे साइन करेगा, उसके बाद ये एक्ट बनेगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया है कि जो नॉर्मल बिल्स होते हैं वो सिर्फ पार्लियामेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ब खुद पास कर सकती है। लेकिन जब हम फंडामेंटल प्रोविजंस की बात करें तो पार्लियामेंट के साथ साथ हमें चाहिए कि वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स भी क्या करें कि उस बिल को पास करें। और जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से पास हो जाएगी तब ये जाएगी प्रेसिडेंट के पास में और प्रेसिडेंट के साइन करने के बाद ये एक्ट बनेगी। सो आई होप दिस 4th पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। So now let's talk about feature number 5. Courts have power to interpret the constitution and the powers of different levels of government. तो courts क्या करती है कि ये इंटरप्रेट करती है कि जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है उसके पावर्स है क्या क्या। जनरली क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट होने के चांसेस होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि ये तो मेरा एरिया है,
ये तो मेरा जुरिस्डिक्शन है जहाँ पर मुझे काम करना है। स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, ये मेरा जुरिस्डिक्शन है। और हो सकता है कि दोनों के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो जाए। जब इस तरह के डिस्प्यूट होने के चांसेस होते हैं या डिस्प्यूट होता है, तो पावर किसके पास है उसको इंटरप्रेट कौन करता है? कोर्ट्स करती है। कोर्ट्स क्यों करती है? क्योंकि द लॉयर्स, द एडवोकेट्स एंड द जजेस, दे हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला तूने? तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर ये जो पावर है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए। द हाईएस्ट कोर्ट यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट्स एज एन एम्पायर if dispute arise between different levels of government in the exercise of their respective powers। तो अगर इस तरह का सिचुएशन आ गया कि दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो सुप्रीम कोर्ट एक एम्पायर की तरह एक्ट करेगा और देखेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। लेट्स कम टू की फीचर नंबर 6। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट are clearly specified to ensure its financial autonomy। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू क्या रहेंगे, ये बहुत ही क्लियरली मेंशन किया गया ताकि उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी रहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारे पास और स्टेट गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने रेवेन्यू सोर्सेस होंगे और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अपने रेवेन्यू सोर्सेस होंगे। अगर दोनों के अपने अपने रेवेन्यू सोर्सेस होंगे तो दोनों इंडिपेंडेंट वे में काम कर सकते हैं, किसी के दबाव में आके काम नहीं करेंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? लेकिन मान लीजिए कि अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने रेवेन्यू सोर्सेस नहीं है और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है कि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ फंड्स दे दे, कुछ रेवेन्यू दे दे, तो ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाए कि अगर तुम्हें हमसे फंड्स चाहिए तो तुम्हें हमारे हिसाब से काम करना पड़े। तो इसका मतलब यह है कि स्टेट गवर्नमेंट्स अब इंडिपेंडेंटली काम नहीं करेंगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में या उनके दबाव में काम करेगी, एंड दिस इज नॉट गुड फॉर ए फेडरल स्ट्रक्चर। तो हमने इसीलिए क्या किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के रेवेन्यू सोर्सेज को हमने क्या कर दिया, क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया, ताकि दोनों के काम करने में इंडिपेंडेंस रहे, एक दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहे, क्योंकि अगर एक दूसरे के ऊपर निर्भर करेंगे तो दूसरा उसका मिसयूज करने की कोशिश करेगा। लेट्स डिस्कस अबाउट पॉइंट नंबर 7। द फेडरल सिस्टम दस हैज डुअल ऑब्जेक्टिव्स। तो फेडरल सिस्टम के दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। तो पहला क्या है? टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, यानी पूरे कंट्री के अंदर में यूनिटी कैसी रहेगी, ये काम फेडरल सिस्टम का है। अगर हम लोग बेल्जियम का केस लेंगे तो देखेंगे हम लोग कि उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया, पावर को शेयर किया, और जब पावर को शेयर किया तो वहाँ पर कंट्री के बीच में जो डिफरेंट डाइवर्स लिंग्विस्टिक ग्रुप्स थे उनके बीच में यूनिटी बनी। While at the same time accommodate regional diversity। साथ ही साथ फेडरल सिस्टम ये करती है कि जो रीजनल डाइवर्सिटीज है, लोगों के अपने जो रिक्वायरमेंट है, स्टेट लेवल जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जब स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दिया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर राजस्थान और महाराष्ट्र का केस लिया है, इन दोनों स्टेट्स में डाइवर्सिटी अलग होगी। राजस्थान के लोगों की रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग होंगी, महाराष्ट्र के लोगों की रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग होंगी। अगर हम राजस्थान के लोगों को उनके लैंग्वेज, उनके कल्चर के हिसाब से अपने नियम कानून बनाने के लिए दें तो ये बहुत अच्छी बात है उनके लिए। अगर हम महाराष्ट्र के लोगों को उनके लैंग्वेज, उनके कल्चर के हिसाब से लॉज बनाने के लिए फ्रीडम दें तो ये उनके लिए अच्छा है। तो जब हम पावर को शेयर करते हैं तो इन दोनों स्टेट्स को इंडिपेंडेंस मिलता है कि ये अपने लॉज किस तरह से बनाएं, और इस तरह से जो लोकल नीड्स है, जो रीजनल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको भी हम फुलफिल करते हैं, और इससे देश अच्छा बनता है, इससे राज्य अच्छा बनता है, और इससे लोगों की जो रिक्वायरमेंट है
उसको भी हम अच्छी तरह से फुलफिल करते हैं। Therefore, two aspects are crucial for institutions and practice of federalism. Government at different levels should agree to some rules of power sharing. तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो गवर्नमेंट जो है दोनों लेवल्स के या तीनों लेवल्स के उनको एग्री करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि हाँ हम सहमत हैं कि इस तरह की पावर शेयरिंग हो रही है। दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, और दोनों के बीच में ये ट्रस्ट होना चाहिए कि ये दोनों अपने अपने कार्यों को करें, दूसरे के काम में दखलंदाजी ना करें और एक दूसरे के बीच में जो ट्रस्ट फैक्टर है उसको बनाए रखें। An ideal federal system has both aspects, mutual trust and agreement to live together. तो जब हम फेडरल सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि लोगों के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट होना जरूरी होता है और साथ ही कि हम मिलजुल के एक साथ रहें, ये होना भी जरूरी होता है। बात तो सही है। तो जब हम एक आइडियल फेडरल सिस्टम की बात करते हैं तो हम ये दोनों एस्पेक्ट्स वहाँ पर देखते हैं और ये दोनों एस्पेक्ट्स वहाँ पर होना चाहिए, तब जाके एक फेडरल सिस्टम एक आइडियल फेडरल सिस्टम बन सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैलेंस ऑफ पावर इन फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में पावर का बैलेंस किस तरह से होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। This balance depends mainly on the historical context in which federations are formed. तो ये डिपेंड करता है कि फेडरेशंस का फॉर्मेशन कैसे हुआ और फेडरेशन के फॉर्मेशन के ऊपर से ये डिपेंड करता है कि पावर की शेयरिंग किस तरह की होगी। तो हमने इसे फर्स्ट वीडियो में देखा था ऑलरेडी, फिर भी हम यहाँ इसको डिस्कस करते हैं। कमिंग टुगेदर फेडरेशन की बात कर रहे हैं। द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स independent states coming together on their own to form a bigger unit so that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security. तो यहाँ पर क्या होता है कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स रहते हैं। मान के चलते हैं कि 4 इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, 1 2 3 4, और ये चारों इंडिपेंडेंट स्टेट्स डिसाइड करते हैं कि हम लोग मिलजुल कर एक बड़ा कंट्री का फॉर्मेशन करते हैं। हम एक बड़ा कंट्री का फॉर्मेशन करते हैं। अब इन लोगों ने क्या किया कि ये एक साथ आते हैं और एक बड़ा कंट्री का फॉर्मेशन करते हैं और एक पावरफुल कंट्री बनते हैं। इस तरह से जब ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज एक साथ आते हैं तो इसी को ही हम लोग कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। और इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। इन दिस फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरेशंस all the constituent states usually have equal power and are strong vis-a-vis the federal government. तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है इनके बीच में पावर का जो डिवीजन होता है वो इक्वल होता है। चलिए अब बात करते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की। द सेकेंड रूल is where a large country decides to divide its power between the constituent states and the national government. तो यहाँ पर क्या होता है कि एक बड़ी सी कंट्री होती है और जो नेशनल गवर्नमेंट है वो अलग अलग स्टेट्स बनाती है, छोटे छोटे स्टेट्स बनाती है, जैसे 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसने स्मॉल स्टेट्स बनाए। सो सेंट्रल गवर्नमेंट इज द क्रिएटर ऑफ स्टेट्स। और ये स्मॉल स्टेट्स क्यों बनाए गए? ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर किया जा सके, गवर्नेंस को बेटर किया जा सके। इसलिए एक बड़े देश को छोटे छोटे राज्यों में बांटा गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि यह झूठ है। और इस तरह से जब एक बड़े देश को छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड किया जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन।
याद रखिएगा कि ये जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने हैं ये इस यूनियन को या इस फेडरेशन को छोड़कर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि उनको बनाया किसने है? उनको बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो वो ये नहीं कह सकते कि मैं आज के डेट पे एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया हूं, क्योंकि ये पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इसको बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इसको कुछ पावर्स दिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब इसकी ये मजाल नहीं होनी चाहिए कि ये कहे कि मेरे पास पावर है, मुझे इंडिपेंडेंस है, मुझे कुछ पावर्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कि मैं अपने लॉज बना सकूं अपने स्टेट्स के लिए, तो मैं चाहता हूं कि मैं अब एक अलग सा कंट्री का फॉर्मेशन कर लूं। ना ना ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये जो छोटे स्टेट्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये इस यूनियन से अलग नहीं हो सकते। इसीलिए कहते हैं इसको होल्डिंग, क्योंकि ये जो सेंटर है इसको होल्ड करके रखता है, इसे इस यूनियन से या इस फेडरेशन से बाहर जाने नहीं देता है। इसीलिए इसको हम लोग होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल vis-a-vis द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर लेस पावरफुल। ऑब्वियसली, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इन स्टेट गवर्नमेंट्स को बनाती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल। Very often, different constituent units of the federation have unequal power. Some units are granted special power. तो जनरली स्टेट्स के पास कम पावर होते हैं, और इन स्टेट्स के बीच में भी हम देखेंगे कि किसी के पास कम या ज़्यादा पावर होती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या हम कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर दें। तो कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर दिए जाते हैं, उनके पास अधिक पावर होती है एज कंपेयर टू other states. With this, we come to the end of this particular video. In the next video, we are going to learn about what makes India a federal country. तो next video में हम देखेंगे कि इंडिया को एक फेडरल कंट्री कैसे माना जाता है। Thank you very much for watching this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग। Bye bye.